हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल नर्सिंग गुरुजी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि 13 अगस्त को पेपर होने वाला है बिहार CHO का। तो रिव्यू किया कि काफ़ी बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि पिछले 3 साल में पिछले जो 3 पेपर लगे CHO के, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। वो सारे क्वेश्चन मैं विद द 1 क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आगे पूछे जा सकते हैं। उससे से रिलेटेड आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जब प्रीवियसली पेपर आया उसके अंदर क्वेश्चन आया था IgG से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके अंदर ये रिलेटेड पूछा गया था कि प्लेसेंटा जो बैरियर होता है उसको कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन्स IG क्रॉस कर जाता है। तो उसमें बताने वाला हूँ कौन सा क्रॉस नहीं करता और कौन कौन सी चीज़ क्रॉस कर जाती है, वो क्लियर इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है ये, सरफेसली आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर, ठीक है। प्लेसेंटा को जो क्रॉस कर जाते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें कर जाती हैं, कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन्स कर जाते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन कर जाता है, ड्रग्स कर जाती है, अमीनो एसिड कर जाता है, एल्कोहल कर जाती है, वायरस कर जाते हैं, फैटी एसिड कर जाते हैं, ग्लूकोज कर जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कर जाते हैं, IgG जो क्वेश्चन आया था, और हार्मोन्स कर जाते हैं। ये सारे ऑप्शन में आ सकते हैं और एक्सेप्ट भी पूछा जा सकता है कि कौन सा नहीं करता। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। फिर सारे मैंने हमारे नर्सिंग गुरुजी क्रैश कोर्स में अवेलेबल करवा दिए हैं, ठीक है। वो आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर मेरा दे दिया है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि प्लेसेंटा बैरियर को कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो क्रॉस कर जाते हैं। सारे ऑप्शन में आ सकते हैं, तो ये सारे आपको याद रखना। स्पेशली मेरा फोकस है कि IgG क्रॉस कर जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट सेम ही क्वेश्चन है, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने इंटर रिलेटेड क्वेश्चन बताए, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि नॉट क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर, कि प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कौन से एलिमेंट्स नहीं करते हैं, तो वो देख लेते हैं। फैट नहीं कर पाते, इंसुलिन, बैक्टीरिया, पैराथायराइड, ठीक है, जिसके हार्मोन्स, और कैल्सिटोनिन, ठीक है, ये सारे क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स क्रॉस नहीं कर पाते, और जो क्रॉस कर पाते हैं वो सारे मैंने आगे बता दिए, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें ध्यान रखना कि कौन कौन से क्रॉस कर जाते हैं, कौन कौन से नहीं करते, वो आप थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा। ये थोड़े 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, मैंने हेडिंग से बता दिया आपको। आगे देखते हैं। नियोनेटल सेप्सिस इज़ द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ नियोनेटल डेथ, ठीक है। नियोनेटल के अंदर जो सेप्सिस हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज होता है नियोनेटल की डेथ का, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ, यानी कि नियोनेटल की जो डेथ का कोज होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो क्या होता है, नियोनेटल सेप्सिस। तो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन और भी पूछे जाएंगे, ऑप्शन पर नहीं जाएंगे, डायरेक्टली आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो नियोनेटल सेप्सिस आपको राइट ऑप्शन करके आना है। तो ये 2 चीज़ क्लियर हुई, उनके साथ में बहुत क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, pH ऑफ वेजना लोवेस्ट इन प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अगर pH की मैं बात करूँ प्रेगनेंसी के अंदर, लेडी के अंदर, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, ठीक है, तो सबसे कम pH जो होती है वेजाइना की, नॉर्मली अगर मैं बात करूँ 3.5 to 4.5, ये भी आ सकता है। ये सारी चीज़ें क्लियर करवाने वालों। वेजाइना की नॉर्मल pH ये होती है, ठीक है। और अगर पूछ लिया जाता है कि अगर प्रेग्नेंट लेडी है उसके अंदर सबसे लोएस्ट pH कौन से ऑर्गन की होती है, कौन से पार्ट की होती है, तो वेजाइना की होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नॉर्मल pH भी पूछ सकते हैं नॉर्मल एक लेडी की, तो 3.5 to 4.5 होती है। आगे देख लेते हैं। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ ट्राइसोमी, ठीक है। मैं आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ट्राइसोमी में क्या होता है, फर्स्ट ट्राइसोमी बोलते हैं जो अपने जीन क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र होते हैं तो उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, एक्स्ट्रा आ जाते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ नहीं कर पाते आगे, तो इसकी वजह से क्या होता है, अबॉर्शन होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। क्रोमोसोम मतलब प्रॉपरली नहीं होंगे, एक्स्ट्रा हो जाएगा कुछ, ठीक है। तो प्रॉपरली जो फीटस होगा ग्रोथ नहीं कर पाएगा,
ठीक है। तो डेफिनेटली इनके अबॉर्शन के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो आपको करके आना है ट्राइसोमी, ठीक है। तो ये याद रखना है, ट्राइसोमी आपको फर्स्ट ऑप्शन में करके आना है अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर का भी हम देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स मैं आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर का अगर कुछ बताऊं तो कुछ ऐसा है, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ अबॉर्शन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट में क्या था, ट्राइसोमी, ठीक है। सेकेंड में क्या आने वाला है, ड्यू टू इनकॉम्पिटेंट ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स का क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा यानी कि खुल जाना, बोल देता हूँ कि एक्स्ट्रा ओपनिंग हो जाती है, एक्स्ट्रा फ्लेक्स हो जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, जो फिस्टस होता है वो आउट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, निकल जाता है, अबॉर्ट हो जाता है। एक्स्ट्रा ओपनिंग से सर्विक्स की ज़्यादा फ्लेक्स हो जाता है। तो ये मोस्ट कॉमन, कॉम्पिटेंट का मतलब है कि एक्स्ट्रा ओपनिंग हो जाती है सर्विक्स की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इंटर रिलेटेड है, सारे क्वेश्चन पूछे गए। आगे देख लेते हैं, ये वैक्सीन का क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाने वाला है क्योंकि वैक्सीन का भी बहुत ज़्यादा चर्चा चल रहा है, डेफिनेटली पूछा जाएगा। वैक्सीन डैमेज बाय फ्रीज। अब ये पूछा जा सकता है कि फ्रीज से कौन कौन सी जो वैक्सीन होती है वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, तो उनको फ्रीज में नहीं रख सकते, ठीक है। तो डीपीटी, टीटी और डीटी हेपेटाइटिस बी, ये याद रखना, क्वेश्चन घुमा के भी पूछे जा सकते हैं। अब इनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रिज में कौन कौन सी वैक्सीन रखी जा सकती है, तो कौन सी होती है, डीपीटी, डीटी, टीटी एंड हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रिज में रखने से कौन सी वैक्सीन डैमेज हो जाती है, तो जो रख सकते हैं उनका नाम आ जाएगा और इनमें से कोई एक पूछ लिया जाएगा, डीपीटी और डीटी, टीटी और हेपेटाइटिस बी। तो ये याद रखना, दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस वीडियो में थोड़ी लंबी जरूर बन जाएगी बट बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी जो प्रीवियस में पूछी गई है। एक क्वेश्चन के साथ मैं आपको 3 क्वेश्चन क्लियर करवाता जा रहा हूँ। आगे देख लेते हैं, अब कुछ वही क्वेश्चन है, घुमा के पूछ लिया जाएगा। वैक्सीन दैट कैन बी फ्रोजन, ठीक है, फ्रीज में अब बोल दिया इन्होंने कि फ्रीज विदाउट हम, यानी कि रख सकते हैं फ्रीज के अंदर, तो कौन कौन से रख सकते हैं, ओपीवी, मीजल्स, एमएमआर, बीसीजी, बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन, विदाउट, यानी कि बीसीजी में हम क्या मिलाते हैं, बीसीजी वैक्सीन लगाते हैं तो हम इनको क्या करते हैं, हम डाइल्यूट करते हैं। तो विदाउट डाइल्यूट हम क्या कर सकते हैं, विदाउट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन हम इनको फ्रीजर में रख सकते हैं, विदाउट एनी हार्म, यानी कि कोई इनको क्षति नहीं पहुंचेगी क्योंकि डेफिनेटली इनका टेम्परेचर बना ही इसलिए होता है फ्रिज में रखने का। और प्रीवियसली मैं आपको बता दूं, ये जो वैक्सीन है इनको रखा जाता है 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, डीपीटी, टीटी, हेपेटाइटिस बी की कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। तो एक क्वेश्चन वो आ सकता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोलियो, -20 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे इसको रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन के चार क्वेश्चन में क्लियर करवाता जा रहा हूँ, तो ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। अब नॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग इज द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट और आईयूडी इंसर्शन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये 3 साल के जो प्रीवियस पेपर्स मैंने देखे हैं उनमें 2 बार में पूछा गया है, ठीक है। तो आईयूडी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक है। तो इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव जब हम यूज़ करते हैं तो मोस्ट कॉमन, ठीक है, यानी कि कॉमनेस्ट भी बोल सकते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले ब्लीडिंग। अगर दूसरा मैं बताऊँ तो होता है पेन, ठीक है, पेन। अगर दोनों ऑप्शन में साथ आ गए तो हमको ये करना है, ठीक है। सिंगल ऑप्शन में आ गए और दोनों एक जगह साथ आ गए, बी ऑप्शन में और सिंगल में ब्लीडिंग आ रही है, ठीक है, पेन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम करेंगे इसको ब्लीडिंग मोस्ट कॉमन, ठीक है। दोनों साथ आ गए, पेन और ब्लीडिंग, तो हम उसको करेक्ट करके आएंगे। आगे देखते हैं, 1 आंगनवाड़ी वर्कर कवर एस्टिमेटेड 1000 पॉपुलेशन। 1 आंगनवाड़ी जो यूनिट होती है कितनी पॉपुलेशन कवर करती है, तो 1000 पीपल की कवर करती है, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है और प्रीवियस पेपर में पूछा गया है। आगे देखते हैं 9 क्वेश्चन। फोटोथेरेपी फॉर न्यूनेटल जॉन्डिस लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 है। क्या पूछा है, फोटोथेरेपी हम जब न्यूनेट को देते हैं जॉन्डिस के अंदर तो क्या करती है, डेफिशिएंसी करती है विटामिन B12 की। ये इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि एडवर्स इफेक्ट बोल लीजिए, तो इसका क्या होगा, विटामिन B2 है, B2 की क्या करती है, डेफिशिएंसी कर देती है फोटोथेरेपी जब न्यूनेट में हम देते हैं।
आगे देखते हैं, विटामिन B12 आ गया। B12 डेफिशिएंसी सीन ड्यूरिंग लैक्टेशन, एल्कोहलिज्म, आइसोनिएजिड। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं विटामिन B12 क्यों होता है, क्योंकि एक तरह का ये क्या होता है, लीवर में अब्जॉर्प्शन होता है इसका, तो लीवर से रिलेटेड सारा है। तो एल्कोहलिज्म क्या करता है, एल्कोहलिज्म में कोई पर्सन होगा तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ होता है, लीवर में बनता है B12 में, तो ये करता है। और आइसोनिएजिड भी क्या करती है, लीवर पे टोटली इफेक्ट करती है। और लैक्टेशन से भी क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होता है, ठीक है, मदर का। तो ये क्या करती है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी किस किस के अंदर देखने को मिलता है, विटामिन B12 की कमी किस किस में देखने को मिलता है, तो लैक्टेशन के अंदर, एल्कोहलिज्म के अंदर, और आइसोनिएजिड जब ड्रग्स अगर कोई पर्सन ले रहा है तो देखने को मिलता है। तो तीनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लैक्टेशन में कौन सी विटामिन की कमी होगी, एल्कोहलिज्म में कौन सी होगी, आइसोनिएजिड में कौन सी होगी, तो तीनों पूछे जा सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, साइनोसिस इज द बेस्ट ऑब्जर्व्ड इन द नेल्स बर्ड्स, यानी कि जो साइनोसिस होता है, ब्लूस डिस्कलेशन हो जाता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस एरिया के अंदर, तो ब्लूस डिस्कलेशन हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ की CO2 की लेवल बढ़ जाता है और O2 कम हो जाती है। ठीक है, O2 क्या है, हीमोग्लोबिन साथ लेके जाती है, और हीमोग्लोबिन कम हो गया तो वो क्या हो जाएगा, O2 क्या होती है, O2 जो इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड हम वेंस में देखने को मिलते हैं, वेंस में देखते हैं हम कैसा, इम्प्योर CO2 वो कैसा होता है, ब्लूस डिस्कलेशन का, और आर्टरी में होता है बिल्कुल रेड कलर का। वो क्यों होता है, क्योंकि उसमें Hb प्रेजेंट होता है, O2 प्रेजेंट होती है, ठीक है, वो कैरी करती है ऑक्सीजन को, ठीक है, हीमोग्लोबिन। बट अगर बात करूँ साइनोसिस की, तो वहाँ क्या हो जाएगी, O2 की कमी हो जाएगी, तो साइनोसिस देखने को मिलता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेल्स बर्ड्स का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, बेस्ट ऑब्जर्व क्या कहाँ देंगे, नेल्स बर्ड्स के अंदर, ठीक है, क्या हो जाएगी, O2 की कमी हो जाएगी। और साइनोसिस को क्या बोलते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, इम्प्योर ब्लड प्रेजेंट होता है वहाँ। चलिए आगे देख लेते हैं, वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन विद सेंट्रल वेनस कैथेटर इज़ इन्फेक्शन। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जब अगर सेंट्रल की बात करिए, सेंट्रल वेनस कैथेटर हम अगर इंसर्ट कर रहे हैं पेशेंट को, अगर हमने सबसे मोस्ट इसका कॉम्प्लिकेशन होता है कि हम जल्दीबाजी में अगर एज ए नर्स लगा रहे हैं तो हम ग्लव्स यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाते हैं इन्फेक्शन के। तो मोस्ट कॉमन अगर कॉम्प्लिकेशन में बात करूँ सेंट्रल वेनस कैथेटर के, यूरिनरी कैथेटर का भी यही रहेगा कि इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि वो इन्फेक्शन डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाता है। ठीक है, अगर हैंड्स पे अगर हैंड वॉश नहीं की, स्टेराइल कोई इक्विपमेंट यूज़ में नहीं लिया, ठीक है, हैंड वॉश नहीं किया, ग्लव्स नहीं पहने, तो इन्फेक्शन के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। और भी चांस होते हैं, बट अगर सबसे ज़्यादा चांस होंगे तो वो इन्फेक्शन के चांस होंगे। तो राइट ऑप्शन आपके करना है कि सेंट्रल वेनस कैथेटर के अंदर जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शन। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नॉर्मल बाउल साउंड मैं नॉट रिटर्न फॉर 2 और 3 डेज। इन्हें सीधा सीधा बोला कि एब्डोमेन की कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, और नॉर्मल बाउल साउंड नहीं आए, कितने दिन से, 2 दिन से 3 दिन से बाउल साउंड नहीं आए, तो वो उसका क्या कारण है, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न है कि जो एनेस्थेसिया दिया है एब्डोमेन की सर्जरी के लिए, डेफिनेटली हम क्या देते हैं, एनेस्थेसिया, ठीक है। तो एनेस्थेसिया के कारण क्या हो जाती है, बॉडी जस्ट रिलैक्स डाउन हो जाती है, ठीक है। अगर रिलैक्स डाउन हो गई तो बाउल जो मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरह से पैरास्टालसिस मूवमेंट होते हैं, जो बॉडी में क्या करते हैं, फूड को आगे की तरफ भेजते रहते हैं, ऑटोमेटिकली सारा काम होता है, ठीक है। अगर बॉडी रिलैक्स हो गई तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी क्या है, रिलैक्स, ठीक है। तो अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होंगे तो क्या होगा, बाउल साउंड नहीं आएंगे। और बाउल साउंड किसकी वजह से आते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के कारण। तो सारी चीज़ समझ रहे हो आप, एक क्वेश्चन के अंदर से 3-4 क्वेश्चन निकल के आए, ठीक है। आगे देख लेते हैं, एसाइटिस। एसाइटिस क्या होता है, एब्डोमिनल जो कैविटी होती है, ठीक है, उसके अंदर फ्लूइड का जमा हो जाना, ठीक है, अकुमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब उसके कारण से क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यानी कि फुलाव हो जाएगा बॉडी के अंदर, एब्डोमेन के अंदर,
ये बल्जिंग फ्लैंक, बल्जिंग क्या होता है, एक तरह की स्वेलिंग से बना गया वर्ड है बल्जिंग। फ्लैंक रीजन होता है कि रिब्स जहाँ हमारी एंड हो रही है, ठीक है, ये रिब्स है जहाँ हमारी एंड हो रही है, वहाँ से लेके हिप तक ये बीच में का रीजन जो होता है वो फ्लैंक रीजन होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो एसाइटिस के कारण एब्डोमिनल फ्लूइड का एकत्रित होना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एसाइटिस कहलाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से डाउनवर्ड प्रोट्रूडिंग अम्बलाइकस, जो अम्बलाइकस रीजन होता है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, क्योंकि उसमें लोडिंग हो जाएगी, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि एब्डोमिनल में क्या हो गया, फ्लूइड का अकुमुलेशन हो गया, तो नीचे की तरफ डाउन चला जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, एसाइटिस में क्या होगा, प्रोड्यूस एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, बल्जिंग फ्लैंक होगा, ठीक है, और डाउनवर्ड प्रोट्रूडिंग अम्बलाइकस। तो तीनों ऑप्शन में आ सकते हैं, कोई एक भी आ सकता है, तो ध्यान रखना आपको। आगे इम्पोर्टेंट नहीं है ये एक क्वेश्चन लास्ट बता देता हूँ, बहुत वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बन गई, आई होप आपको पसंद आ रही होगी। ग्रे ब्रॉन्ज स्किन, ठीक है, ये स्किन का कलर हो जाता है अनएक्सप्लेन मसल स्पेन, ठीक है। अब क्या हो जाता है, मसल स्पेन बोल रहा है और उसके बाद में क्या बोल रहा है, ग्रे ब्रॉन्ज स्किन आर द साइन। ये क्या होता है, इसकी वजह से ये क्या नाम है, वर्ड टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ करी है इन्होंने, रैप्डोमायोलाइसिस। इसमें क्या होता है, मायोलाइसिस, मायो मीन्स मसल्स, ओलाइसिस मतलब टूट जाना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मसल्स का ब्रेक डाउन होता है, बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होने की वजह से क्या होता है, वहाँ प्रोटीन रिलीज होते हैं, अलग अलग एंजाइम्स रिलीज होते हैं, वो अकुमुलेट हो जाते हैं किसके अंदर, बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बोला है, लाइफ थ्रेटनिंग रेस्पॉन्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मसल्स एसोसिएटेड विद द मायोग्लोबिन इन द यूरिन। तो ये क्या होता है, मायोग्लोबिन भी सीक्रेट होता है जब अगर मसल्स का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है तो मायोग्लोबिन सीक्रेट होता है, वो क्या करता है, मसल्स के अंदर अकुमुलेशन हो जाता है तो पेन क्रिएट करता है, और क्या करता है, ग्रे ब्रॉन्ज स्किन कर देता है, ठीक है। तो दो चीज़ें समझ में आ गई, मसल्स का ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा तो क्या होगा, मसल्स पेन होगा और ग्रे ब्रॉन्ज स्किन हो जाएगी। तो ये फ्रेंड्स वीडियो थी आपकी, बहुत ज़्यादा लंबी बन गई। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को जरूर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड्स।